अब हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ सोर्सेज फॉर राइटिंग हिस्ट्री, यानी कि इतिहास को लिखने के लिए कौन कौन से स्रोत का और कैसे कैसे स्रोत का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, इसी की बात होगी। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर के तहत बहुत सारी बातें कर ली और वो सारी बातें कर ली हैं जो आप लोगों को पीएसबीआई यानी कि अपने बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर इस अध्याय संख्या 1 में, जो कि इतिहास के अंदर आता है, इतिहास के तहत आता है, वहां पर व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन में हम लोगों ने देख लिया क्या क्या। तो पीरियोडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री की बात कर ली, द मेडाइवल पीरियड 8 से 18वीं शताब्दी की बात कर ली हम लोगों ने ये मानचित्र भी देखा और हम लोगों ने बात की टर्म्स यूज फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप के लिए कौन कौन से अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा है, इन सारी चीजों की बात हम लोगों ने की। उसके बाद हम लोगों ने सैलिएंट फीचर ऑफ द मेडाइवल पीरियड इन इंडिया की बात करते हुए पृष्ठ संख्या 7 से 8 पर आए और बात की हम लोगों ने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में हम लोगों ने लिटरेरी सोर्स को भी देखा और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को भी देखा। हम लोगों ने अलग अलग लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को देखते देखते हम लोग आ चुके हैं पृष्ठ संख्या 9 पर, और अब हम लोग बात करेंगे वहां से जहां पर हम लोगों ने पिछले कक्षा को रोका था, यानी कि अब इस अध्याय में हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ सोर्सेज फॉर राइटिंग हिस्ट्री और इसके आगे की। और जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में अंत में बोला था कि हम लोग का जो अगला कक्षा होगा वो अंतिम कक्षा होगा इस अध्याय का, कक्षा संख्या 3। तो हम लोग अभी उसी कक्षा संख्या 3 में हैं, जो कि अंतिम कक्षा है इस अध्याय का। यहां पर हम लोग इस अध्याय को समाप्त करेंगे। तो अब हम लोग बचे हुए आगे के हिस्से में चलते हैं इस अध्याय के तहत। तो लिखा हुआ है यूज ऑफ सोर्सेज फॉर राइटिंग हिस्ट्री। इसके तहत क्या है, एवरी ह्यूमन सोसाइटी लर्न फ्रॉम इट्स हिस्ट्री। हर जो मानव सभ्यता है, मानव समाज जो है, वो अपने इतिहास से सीखता है, सीखते हैं। A historian reconstruct the past with the help of clues provided by both literary and archaeological sources। जो इतिहासकार होते हैं वो इतिहास को यानी कि बीते हुए कल को रिकंस्ट्रक्ट यानी कि पुनर्गठित गठित या फिर कहते हैं तो पुनर्जीवित या फिर कहें तो वो जानकारी देने का प्रयास करते हैं बीते हुए कल का। उसका आधार ये लोग क्या बनाते हैं, तो उसका आधार ये लोग लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को बनाते हैं, जहां पर ये लोग अलग अलग तरीके से जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर उसी आधार पर इतिहास को लिखते हैं और अपने पाठकों, अपने दर्शकों, अपने जो अनुयायी हैं उनको ये ज्ञान देते हैं, ज्ञान वर्धन करते हैं। जिसमें जो दो मेन सोर्स होता है वो लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होता है। और ये क्या होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने कर रखी है। The best way to write an authentic historical event is to compare both the above mentioned type of sources। जो बेहतरीन तरीका माना जाता है इतिहास को लिखने के लिए वो ये होता है कि लिटरेरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दोनों को कंपेयर कर लिया जाए, मिला लिया जाए। सत्यता तो 100% किसी में नहीं है, क्योंकि ये चीजें जो हम लोग आंख से हमने देखा नहीं, आंखों से हमने जाना नहीं, आंखों से हमने सारा कुछ उसको महसूस नहीं किया या देखा नहीं, तो फिर वहां पर सत्यता हो भी तो भी उस पर शक तो होता है। तो ये चीजें तो इतिहास तो पूरा हम लोग बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, उसको पढ़ के ये जानकारी ले रहे हैं। तो पढ़ के भी अगर जानकारी ले रहे हैं, पूरा तत्व विभाग अगर पढ़ के भी जानकारी दे रहा है, तो क्या वो 100% सही है? इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, इसका तो कोई वो नहीं है ना कि ये 100% सही ही है। तो यहां पर सत्यता तो 100% नहीं है, क्योंकि यहां पर जो चीजें हैं वो हम लोग वो देख रहे हैं जो जिस वे में हमें दिख रहा है या फिर उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर माना जाता है कि चलो अब यही तो तरीका है, अब इसके आगे तो हम जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तरीका है, यहां से हमको जानकारी मिल रहा है, इसके आधार पर इतिहास लिखा जाएगा। लेकिन इसमें जो दो लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं, इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर कर लें, मिला लें और देख लें कि क्या जो लिटरेरी सोर्स कह रहा है और जो क्या आर्कियोलॉजिकल सोर्स कह रहा है, क्या वो सेम है या लगभग बराबर है, तो वहां पर सत्यता या फिर ऑथेंटिसिटी ऑफ हिस्ट्री जो है, सत्यता इतिहास गढ़ने का बेहतर हो जाएगा, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर हम लोग कंपेयर नहीं करते हैं तो उसकी तुलना में
तुलनात्मक जो स्टडी होगा, कंपेरेबल जो स्टडी होगा, वो ज्यादा सत्य पर आधारित हो जाएगा, ज्यादा वेरीफाइड हो जाएगा, ज्यादा पुष्टिवर्धक हो जाएगा। दिस हेल्प टू इंश्योर एन ऑब्जेक्टिव हिस्टोरिकल अकाउंट विच constitute a precious heritage and also act as a guide for the present and future generation। यहां पर क्या कह रहा है कि ये जो चीजें हम लोग करते हैं, जो सोर्स ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, जहां पर आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जहां पर लिटरेरी सोर्स को देखते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, इस पर क्या होगा, तो दिस हेल्प्स टू इंश्योर एन ऑब्जेक्टिव हिस्टोरिकल अकाउंट। इससे हम लोग क्या करेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव हिस्टोरिकल अकाउंट है, जो हमारा ऐतिहासिक खाता है, ऐतिहासिक जो जानकारी है, उसको हम लोग और ज्यादा सत्य की तरफ ले जाएंगे। विच कॉन्स्टिट्यूट अ प्रेशियस हेरिटेज, जिससे हम लोग एक हेरिटेज यानी कि एक वो सारी चीजें, एक वो धरोहर देंगे अपने आने वाली पीढ़ी को, एंड ऑल्सो एक्ट एज ए गाइड फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। एक महत्वपूर्ण या फिर एक मूल्यवान धरोहर और एक मूल्यवान मार्गदर्शन के तौर पर ये हिस्ट्री जो है वो अपने वर्तमान और भविष्य को देता है। यानी कि एक इतिहासकार जो इतिहास लिखते हैं, उससे एक प्रीशियस हेरिटेज यानी कि एक मूल्यवान धरोहर और एक मूल्यवान मार्गदर्शन का निर्माण होता है, जो वर्तमान की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक, उपयोगी हो सकता है, होता है। अब हम लोग वर्ड ट्रीजर पे आते हैं, क्योंकि अब हम लोग का यह अध्याय जो है वह समाप्त हो चुका है। अब इस अध्याय में आने वाले कुछ वैसे शब्द जो कि प्रकाशक के द्वारा, लेखक के द्वारा लगा कि उसे फिर से हाईलाइट कर दिया जाए, उसके बारे में फिर से डिफाइन कर दिया जाए, उसको फिर से परिभाषित कर दिया जाए, तो वो सारी चीजें जो है, वर्ड की जो मीनिंग है वो यहाँ पर दिए गए हुए हैं, वो सारे वर्ड जो इसमें कहीं ना कहीं यूज हुए होंगे इस चैप्टर में। ये 6 शब्द हैं जो यहाँ पर दिए गए हुए हैं। पहला कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब होता है ईज, आसानी। एग्जावेशन का मतलब क्या होता है, टू रिमूव अर्थ दैट इज कवरिंग वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट ब्यूरिड अंडर द ग्राउंड इन ऑर्डर टू डिस्कवर थिंग्स ऑफ द पास्ट। एग्जावेशन का मतलब होता है धरती के उस क्षेत्र को, उस हिस्से को खोदना, उसको हटाना जहां पर कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, कोई धरोहर के धसे होने का जो है वो सबूत हो, या फिर किसी भी धरोहर के बारे में उसकी जानकारी लेने के लिए जब उसको खोदा जाता है, जब पार्ट ऑफ अर्थ को यानी कि धरती के हिस्से को रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है, तो इस प्रोसेस को एक्सकवेशन कहते हैं, यानी कि खुदाई कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट, एक्सपर्ट हु स्टडी ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू द एक्सकवेशन ऑफ साइट्स। और वो एक्सपर्ट, वो जो एक्सपर्ट होते हैं, वो जो विद्वान होते हैं, वो जो व्यक्ति होता है जो कि एक्सकवेशन यानी कि वो जो क्षेत्र जहां पर धरती को हटाकर वहां पर जानकारी लेने का प्रयास किया जाता है, लिया जाता है, तो वो जो व्यक्ति जो वहां पर जानकारी ले रहा होता है उसको हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट या फिर पुरातत्वविद कहते हैं। प्रीडिसेसर, फॉररनर। प्रीडिसेसर का मतलब होता है पहले वाले, जबकि सक्सेसर का मतलब होता है बाद वाले। यानी कि पहले वाले प्रीडिसेसर होते हैं और सक्सेसर जो होते हैं वो आगे वाले होते हैं। जैसे एक पिता है, एक पिता का पिता है और एक पिता का पुत्र है, तो ये जो अगर पिता को अगर हम लोग आधार बना लें तो उसका पुत्र जो है वो सक्सेसर है, और इस पिता का जो पिता है वो इसका प्रीडिसेसर है। यानी कि पहले वाला प्रीडिसेसर और बाद वाला सक्सेसर। एपिग्राफी, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, जो हम लोग लेखों का, जो अलग अलग शिलाओं पर जो लेख वगैरह लिखा हुआ होता है, इन सारी चीजों की जो पढ़ाई करते हैं, इस क्षेत्र को हम लोग, इस शिक्षण क्षेत्र को हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। जबकि न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ द कॉइन। जब हम लोग सिक्कों की पढ़ाई करते हैं, सिक्कों से जानकारी लेने का कार्य करते हैं, तो इस क्षेत्र ऑफ, इस स्टडी के क्षेत्र को, इस स्टडी के एरिया को, इस एरिया ऑफ स्टडी को, इस शिक्षण क्षेत्र को हम लोग न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 9 से बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 10 पर। अब यहाँ पर एक्सरसाइजेज दिए गए हुए हैं, यानी कि अब यहाँ पर आप लोगों से प्रश्न पूछा गया हुआ है जिसका आप लोगों को उत्तर देना है, और यह सारे प्रश्न इसी अध्याय के आधार पर है जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, जो आप लोगों को
पढ़ना है। यानी कि अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की, प्रश्न उत्तर की। अलग अलग तरीके से प्रश्न दिए गए हुए हैं ताकि आपके अलग अलग ज्ञान को जांचा जा सके कि आप लोगों ने किस तरीके से ज्ञान लिया, ज्ञान उस तरीके से लिया या नहीं लिया जिस तरीके से दिया जा रहा है, यानी कि ज्ञान सही लिया या नहीं लिया। तो यहां पर पहला है आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो। यहां पर जो नीचे दिए गए हुए अल्टरनेटिव विकल्प हैं इन हर प्रश्न के, वहां से आपको जो सबसे बेहतर जो विकल्प आपको सही लगता है, अल्टरनेटिव सही लगता है, उसको चूज करना है, यानी कि राइट ऑप्शन को चूज करना है। यहां पर आप लोगों के पास कितने प्रश्न है, तो टोटल 6 प्रश्न है और 6 प्रश्न में 4-4 विकल्प दिए गए हुए हैं। आपको यह बताना है कि कौन सा विकल्प जो है वो सही है, वही आपका उत्तर होगा। जबकि दूसरा जो है राइट शॉर्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहां पर आपको इन सारे प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर देने हैं, जिसमें आप लोगों को 6 प्रश्न दिए गए हुए हैं, आप लोगों के लिए 6 प्रश्न दिए गए हुए हैं जिसके उत्तर देने हैं। जब ये जो संक्षिप्त में उत्तर देना है, ये आपको 2 से 3 वाक्य में, यानी कि 2 to 3 सेंटेंस में इसका उत्तर देना है हर प्रश्न का। अब पृष्ठ संख्या 10 से 11 पर आते हैं। यहां पर जो तीसरा सेगमेंट है आप लोगों के एक्सरसाइज का, ये है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। यहां पर आप लोगों से प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन इसके उत्तर जो हैं वो विस्तार से देने हैं। इससे पहले वाले में संक्षिप्त में देना था, तो जो आप 2 से 3 वाक्य में काम चला सकते थे, इसमें आपको एक पैराग्राफ में उत्तर देना है, और वो पैराग्राफ जो है वो 5 से 6 वाक्य का, 5 से 6 सेंटेंस का होना चाहिए। यहां पर 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं। इसके बाद एक सेगमेंट है हॉट्स का, यहां पर भी 2 प्रश्न दिए गए हुए हैं। इस हॉट्स में क्या है, पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न क्या दिया गया हुआ है, इसको पढ़ देते हैं। और दूसरे को, व्हाट इज द अर्लीस्ट थिंग दैट यू कैन रिमेंबर व्हेन वी से 100 years ago। अगर हम लोग 100 साल पहले की बात करें तो वो कौन सा जो सबसे पुराना चीज है जो आपको ध्यान में आता है या फिर जो आप स्मरण करते हैं। व्हाट डज इट मीन टू यू, या आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अपने क्लास में, अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ इसको डिस्कस करें, इस पर चर्चा करें। दूसरा, लिस्ट आउट द एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, जो पुरातत्व स्रोत है, और ये जो साहित्यिक स्रोत है, लिटरेरी सोर्स है, इसके क्या फायदे हैं, क्या लाभ है और क्या नुकसान है, क्या हानि है, इसके बारे में भी आप लोगों को लिस्ट आउट करना है, यानी कि लिखना है, बताना है। और ये सारी चीजें जो है ये आपके स्किल को निखारेगा, उभारेगा, क्योंकि आप लोग जिस बोर्ड के तहत पढ़ रहे हैं उस बोर्ड का यह साफ साफ कहना है कि मैं ज्ञान के साथ साथ कौशल को भी विकसित करने का कार्य करता हूं। तो ये जो 2 प्रश्न हैं उसी कौशल विकास के तहत पूछे गए प्रश्न हैं, जहां पर आप लोगों के कौशल का, आप लोगों के मेंटल एबिलिटी का और ज्यादा प्रयोग होगा और ज्यादा उपयोग करेंगे आप, तब आप इस प्रश्न के उत्तर देंगे। अगला जो है वो है चौथा, फिल इन द ब्लैंक्स। यहां पर 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं और 5 प्रश्न में यहां पर एक एक जगह खाली यानी कि रिक्त दी गई हुई है, जिसको आप लोगों को फिलअप करना है, जिसको आप लोगों को भरना है। जबकि 5वें क्वेश्चन में है राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको यह बताना है कि ये जो वाक्य हैं वो सही है या गलत हैं। यहां पर 5 वाक्य दिए गए हुए हैं, 5 वाक्य में आपको पढ़ना है, 5 को अलग अलग, और 5 को अलग अलग बताना है कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। सारे ट्रू तो सारे ट्रू, सारे फॉल्स तो सारे फॉल्स। आगे है मैच द फॉलोइंग। यहां पर आपको कॉलम ए और कॉलम बी करके 2 कॉलम दिए गए हुए हैं, जहां पर आप लोगों को मैच करना है, मिलान करना है कि कॉलम ए का कौन सा शब्द कॉलम बी के कौन से शब्द से मिलेगा, या फिर कॉलम ए का कौन सा लाइन कॉलम बी के कौन से लाइन से मिलेगा। यहां पर 5 है, इन 5 को आप लोग को आपस में मिलान करना है, मैच करना है। उसके बाद 7वां है गिव 1 वर्ड आंसर। यहां पर 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं, इन 5 प्रश्न को अलग अलग पढ़ना है और इन सब के उत्तर एक एक शब्द में देने हैं, जो कि यहां पर दिया हुआ है। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 11 से बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 12 पर, और ये जो पृष्ठ संख्या 12 है यह अंतिम पृष्ठ है इस अध्याय का, यानी कि यहां पर आप लोगों को कुछ दिखाया जा रहा है चित्र के माध्यम से, जो कि आप लोग स्मार्ट बोर्ड पर देख रहे हैं और अपने पुस्तक में तो देख ही रहे हैं। तो यहां पर क्या है, 8वां क्वेश्चन में, 8वें टाइप के क्वेश्चन में, राइट द नेम ऑफ दीज मॉन्यूमेंट इन द स्पेसेस प्रोवाइडेड बिलो पिक्चर।
इन सारे मॉन्यूमेंट, इन सारे इमारतों स्मारकों का नाम लिखना है जो जगह यहां पर दिया गया हुआ है। हालांकि आप लोग पुस्तक का प्रयोग ना करें, इसे आप अपने नोटबुक में, अपने कॉपी में ही लिखें, पुस्तक पर ना लिखें। कुछ पुस्तक पर नहीं लिखना चाहिए, अगर लिखते भी हैं तो पेंसिल से लिखें जिसमें मिटाया जा सकता हो, कलम से ना लिखें, लिखें ही ना, ज्यादा बेहतर होगा, अपने कॉपी में लिखें। तो यहां पर आपको इन तीनों स्मारक के नाम लिखने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा जो आपको देखना है, और इसका नाम लिखना है। इसके बाद अब आता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि एक और सेगमेंट ऑफ क्वेश्चन जहां पर आप लोगों के कौशल के विकास की बात होगी, कौशल को निखारने की बात होगी। पहला, कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी माइट हैव लुक्ड लाइक 15,000 ईयर्स अगो? क्या आप सोच सकते हो कि आप जिस शहर में हो वो 15,000 साल पहले कैसा होगा, कैसा दिखता होगा? ड्रॉ अ पिक्चर एंड शेयर इट विद द क्लास। अब इसे इमेजिन करो, इसे सोचो, इसे परिकल्पना के तौर पर इसे देखो और चित्रण करो कि हमारा जो शहर है, जिस शहर में हम रहते हैं, वो 15,000 साल पहले कैसा होगा। यहाँ पर आप अपने कला का प्रयोग करें और एक पिक्चर ड्रॉ करें और इसे अपने सहपाठियों के साथ अपने क्लास में शेयर करें, साझा करें। दूसरा, थिंक ऑफ सम थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट दैट स्टिल अफेक्ट अस। वैसे चीजों के बारे में सोचो जो पास्ट में हुआ हो, बीते हुए कल में हुआ हो, हिस्टोरिकल पीरियड में हुआ हो और आज भी वो हमें प्रभावित कर रहा हो। शेयर योर थॉट विथ द क्लास। और ये सारे विचार जो हैं, ये सारी चीजें जो हैं, ये अपने सहपाठियों के साथ आप लोग साझा करें। ये सब आपके कौशल को विकसित करने का कार्य करेगा, ये सारा प्रश्न। अब हम लोग आते हैं एक्टिविटी जोन पर। एक्टिविटी जोन में भी कुछ प्रश्न दिए गए हुए हैं, ये भी आपके कौशल को विकसित करने का कार्य करेगा, जिसमें पहला है प्रिपेयर अ टाइमलाइन टू शो द क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री इनटू वेरियस पीरियड। एक ऐसा टाइमलाइन बनाइए, एक ऐसा समय काल, ऐसा पैमाना बनाइए, पीरियड्स बनाइए जहां पर आप ये दिखा सके, जहां पर आपको यह दिखाना है कि जो हिस्ट्री है वो कैसे अलग अलग पीरियड में और कौन कौन से पीरियड में विभाजित हुआ। दूसरा है यू हैव टू इंटरव्यू एन आर्कियोलॉजिस्ट। आपको एक आर्कियोलॉजिस्ट, किसी पुरातत्वविद को देखें, खोजें, पहचानें और फिर उनका एक साक्षात्कार लें, उनसे प्रश्न पूछें, उनका उत्तर लें। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चन दैट यू वुड लाइक टू आस्क हिम और हर। और पहले ही 5 प्रश्न बना लें, वैसा 5 प्रश्न बनाए जो आप उनसे पूछेंगे, उस पुरातत्वविद, उस आर्कियोलॉजिस्ट से पूछेंगे, वो 5 प्रश्न बनाएं और ये सारी चीजें करें। तो ये एक्टिविटी जोन के तहत 2 प्रश्न हैं। अब हम लोग बात करेंगे पीरियोडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री का। ये जो हिस्ट्री के जो पीरियड्स हैं, यानी कि इतिहास जो है, जो अलग अलग कालखंडों में बांटा गया है, अब हम लोग उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे पीरियोडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री में लिखा हुआ है हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू पीरियड एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न। हिस्ट्री जो है 3 पीरियड में, जैसा कि हम लोग पहले देखे हैं, उसी को समअप किया गया हुआ है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हिस्ट्री जो है 3 पीरियड्स में, 3 काल में डिवाइड किया गया हुआ है। एक एंशिएंट में, एक मेडाइवल में और एक मॉडर्न में, एक बहुत पुराने में, एक मध्य में और एक आधुनिक में। टू मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी, ताकि इसको पढ़ने में, ताकि इतिहास को पढ़ने में आसानी हो। ये जो मेडाइवल पीरियड है और ये सारी चीजें हैं, अब यहाँ पर मेडाइवल के बारे में दे रहा है। एंशिएंट और मॉडर्न तो हो गया, मेडाइवल के बारे में दे रहा है, जिसको मेन आप लोगों को इस अध्याय में पढ़ना था। तो मेडाइवल के बारे में यहाँ पर क्या दे रहा है? अर्ली मेडाइवल पीरियड और लेटर मेडाइवल पीरियड, ये सब आप लोग देख चुके हैं। अर्ली मेडाइवल 8 से 12 सेंचुरी, 8 से 12 शताब्दी के बीच में, 13 से 18 शताब्दी वाला लेटर मेडाइवल पीरियड। मेडाइवल पीरियड में सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जो है वो कौन कौन से हैं? तो लिटरेरी सोर्स है और आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। लिटरेरी सोर्स में फोकलोर्स, ड्रामाज, स्टोरीज, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, फरमान्स और रॉयल ऑर्डर इशूड बाय डिफरेंट रूलर, बुक्स ऑन म्यूजिक, कलेक्शन ऑफ पेंटिंग, ये सब लिटरेरी सोर्स हैं। जबकि आर्कियोलॉजिकल सोर्स में रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, पॉटरी, वेपन, ऑर्नामेंट, स्कल्पचर, इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स, ये सब चीजें हम लोगों ने देख रखा है, इसीलिए हम तेजी से पढ़ गए हैं। जबकि सैलिएंट फीचर ऑफ मेडाइवल पीरियड में हम लोगों ने क्या क्या देखा है? तो राइज ऑफ
फ्यूडलिज्म को देखा है, राइज ऑफ सेवरल राजपूत किंगडम इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया को हम लोगों ने देखा है, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल बिटवीन द पालाज, प्रतिहाराज एंड राजपूत ताज को देखा है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत को भी हम लोगों ने देखा है, तो हम लोगों ने भक्ति और सूफी मूवमेंट के स्प्रेड को भी देखा है, तो हम लोगों ने मुगल एम्पायर के एस्टेब्लिशमेंट को भी देखा है, तो मराठा और सिख का जो उत्पत्ति हुआ इसकी भी बात हम लोगों ने देखी है, तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ इंडिया दैट कैप्चर्ड द अटेंशन ऑफ यूरोपियन पावर की भी बात हम लोगों ने कर रखी है, और इंडिपेंडेंस ऑफ सेवरल प्रोविंशियल किंगडम इन द ईस्टर्न एज वेल एज पेनिनसुलर इंडिया, इसकी भी बात हम लोगों ने सैलिएंट फीचर में कर रखी है, इसलिए हमने इसे तेजी से पढ़ दिया। अब हम लोग अंतिम देख रहे हैं टर्म यूज फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कौन कौन से शब्द जो हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अलग अलग समयों में प्रयोग होते रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी हम लोगों ने देखी है, जैसे जम्बू द्वीप, सप्त सिंधु, येंतु, इंडिया, भारतवर्ष, इंडे, हिंदुस्तान, तैंचु, आर्यव्रत, हिंद, ये सब जो है ये अलग अलग शब्द हैं जो कि अलग अलग समय में अलग अलग कालखंड में भारत के लिए प्रयोग होते गए हैं। इसके बाद जब अब हम लोग पृष्ठ संख्या 13 पर पहुंचेंगे, 12 से, क्योंकि 12 पृष्ठ तो कंप्लीट हो गया, 13 पर पहुंचेंगे तो हम लोग के पास यह नया अध्याय आएगा, अध्याय संख्या 2, जो कि इतिहास के तहत, हिस्ट्री के तहत ही आप लोगों को यूनिट 1 में ही पढ़ना है, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। इन सारी चीजों की बात जब हम लोग अगले कक्षा में मिलेंगे तब करेंगे, क्योंकि अगली कक्षा जो होगी वो नए अध्याय से शुरू होगी, यानी कि अगले अध्याय से शुरू होगी, अध्याय संख्या 2 से। यहां पर यह अध्याय जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। आप लोगों को कोई भी प्रश्न में समस्या आए, कहीं पर भी कोई भी जो मैंने आपको पढ़ाया है या इसके अलावा भी कोई प्रश्न, जो आपको कोई कंसेप्ट, कोई धारणा, कोई चीज जो आपको समझ में ना आता हो या फिर असमंजस हो, समस्या हो, आप मुझसे अलग अलग माध्यम से पूछ सकते हैं। पीएसबीआई के अलग अलग माध्यम से पूछ सकते हैं, चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और भी पोर्टल के अलग अलग माध्यम से पूछ सकते हैं। आप जहां पर ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, जिस विद्यालय में, वहां के शिक्षकों के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं, वहां के शिक्षकों से ही आप पूछ सकते हैं कोई भी जो अगर समस्या है, समाधान है, क्योंकि आप एक ऐसे बोर्ड के तहत पढ़ाई कर रहे हैं जहां पर आपको डुअल एडवांटेज, दोहरा क्लास दिया जा रहा है। एक तो आपके उस विद्यालय से मिल ही रहा है, क्लास पढ़ाई हो ही रही है जहां पर आपने नामांकन लिया है, जहां पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, और एक आपको बोर्ड जो है वो डायरेक्ट पढ़ा रहा है ऑनलाइन माध्यम से, जहां पर आप ऐप या यूट्यूब या अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप एक ऐसे बोर्ड में हैं जहां पर आप दो तरफा या फिर कहें तो बहुत सारे तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि बाकी सारे बोर्ड में नहीं होता है। बड़े स्तर पर यह बोर्ड ऐसा है जो कि ये सारी फैसिलिटी के साथ साथ आप लोगों के कौशल को भी विकसित करने का कार्य कर रहा है। तो कहीं पर भी कोई भी समस्या होता है, आप पीएसबीआई के अलग अलग माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो हम लास्ट में मेरा यही कहना होगा कि एकदम ध्यान से पढ़ें। अभी आप लोग क्लास 7 में हैं, अभी आप लोग को बहुत आगे की पढ़ाई करनी है। बहुत पहले की पढ़ाई आपने 7 के पहले की है, आगे भी आप लोग को बहुत पढ़ाई करनी है, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपका आने वाला जो पढ़ाई होगा वो और ज़्यादा आसान होता चला जाएगा। आपका जो भविष्य होगा वो और ज़्यादा मजबूत होता चला जाएगा। चरित्र निर्माण से लेकर बहुत सारे जो निर्माण हैं, बहुत सारा जो मानसिक शक्ति है, ये सारा कुछ जो है वो विकसित होता जाएगा। तो सही से पढ़ाई करें, बाकी सारे चीज़ों को समय दें, बाकी सारे खेल कूद, बाकी जो सिनेमा वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया है, ये सारी चीज़ों का प्रयोग करें, लेकिन सब चीज़ को एक सीमा में करें, पढ़ाई को करें। ये सारी चीज़ों को सही तरीके से और सामंजस्य बनाकर करेंगे तो आपका प्रतिभा, कौशल, आपका ज्ञान जो है वो सही तरीके से विकसित होगा। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा एक बार फिर से कि जो आप लोग पिछले क्लास में, क्लास 6 में भी जानते आए हैं, और इस बार मैं फिर से कहना चाहता हूं कि यही जो एसएसटी है, यही आपके क्लास 10th के बाद आर्ट्स का, यानी कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, साइंस यानी कि विज्ञान, आर्ट्स यानी कि कला, और वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, यानी कि आर्ट, कला, कॉमर्स, वाणिज्य और साइंस आर्ट, यही 3 पार्ट में जो पढ़ाई बटेगा, वहां पर ये जो एसएसटी के जो 3 पार्ट अभी हैं, और आगे आप 9th 10th में जाएंगे तो पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान और इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र भी जुड़ जाएगा इसमें। तो यही सारी चीजें जो हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स,
पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, ये सारी चीजें जो हैं ये आर्ट का पार्ट हो जाएगा। यानी कि ये जब आप अगर आप साइंस और कॉमर्स ना लेके अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम में जाते हैं +2 में या फिर इंटरमीडिएट में 11वीं 12वीं में 10वीं के बाद, तो आपको यही सारी चीजों को पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है। और एक चीज और यहाँ पर कि जो भारत का माना जाता है, भले ही हो या ना हो, लेकिन तथाकथित तौर पर जो माना जाता है कि भारत का सबसे बड़ा या सबसे टफेस्ट परीक्षा जो होता है या फिर सबसे बड़ा जो प्रशासनिक पद जो होता है आईएएस का, जो यूपीएससी की परीक्षा के माध्यम से ये सारी चीजें नियुक्ति होती है, ये सब भी आर्ट के आधार पर ही होता है। यानी कि अगर आपको भारत का सबसे कठिन परीक्षा जो माना जाने वाला, तथाकथित तौर पर माना जाने वाला सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी का है, मतलब लोक सेवा का जो परीक्षा है, वो भी आप जो देंगे उसका भी आधार जो है वो यही बनेगा। यानी कि आर्ट से ही यूपीएससी का आधार बनता है और यूपीएससी ही क्वालिफाई करके लोग आईएएस और भी अलग अलग अधिकारी बनते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और आने वाले समय में और ज्यादा महत्वपूर्ण होता चला जाएगा। इसलिए जो विद्यार्थी अपने आप को आर्ट्स के क्षेत्र में देखते हैं या देखना चाहते हैं, यूपीएससी और अलग अलग आर्ट के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये एसएसटी और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये एसएसटी सबके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो साइंस और कॉमर्स वाले ही क्यों ना हो, जो जाना चाहते हो आगे आने वाले समय में उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह समाज की पढ़ाई कराता है और समाज से ही विज्ञान है, समाज से ही कला है और समाज से ही वाणिज्य है। यानी कि ये सब जो है ये सोशल अफेयर्स ही हैं, सोशल स्ट्रीम ही है। तो बहुत ध्यान से पढ़ें। अब मैं इस क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलूंगा अगले क्लास में, तो चैप्टर नंबर 2 की बात की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।